नमस्कार दोस्त, प्लीज हमारा नए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बरसात की वह रात थी जब आसमान काले मेघों की चादर में लिपटा हुआ था। हवा में एक ठंडी नमी थी जो त्वचा को चीरकर हड्डियों तक समा रही थी। हर बूंद के साथ एक अनजानी बेचैनी हृदय में घर कर रही थी, मानो प्रकृति स्वयं हमें चेतावनी दे रही हो। मैं, शांतनु और मेरा दोस्त रघु बर्दवान जिले के एक गुमनाम गांव कालपुर की ओर निकले थे। हमारे मित्र विश्वजीत की बहन की शादी थी और निमंत्रण का मान रखने की जिद हमें इस खतरनाक यात्रा पर ले आई थी। कालपुर की संकरी, कीचड़ भरी पगडंडियां और बरसात का प्रकोप किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। सभ्यता की रोशनी यहां धीमी पड़ चुकी थी और हर कदम पर अनजाने का डर हमारे साथ चल रहा था। सुबह हम कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पहुंचे। भीड़ भाड़ और ट्रेन की खटखटाहट ने हमें बर्दवान तक पहुंचाया। मां सर्वमंगला के मंदिर में सिर झुकाकर हमने मन में एक प्रार्थना की, शायद यह यात्रा सुखद हो। एक छोटे से होटल में सादा भोजन निपटाया और फिर दोपहर की बस ने हमें बलरामपुर तक छोड़ दिया। बलरामपुर से कालपुर की दूरी 7 मील थी और वहां न कोई रिक्शा था न कोई टैक्सी। केवल बैलगाड़ी ही एकमात्र सहारा थी, वह भी अगर पहले से तय हो। जैसे ही हम बस से उतरे, सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था। आसमान में मेघों का भयावह नाच शुरू हो चुका था। हवा में एक साया था जो हमारे कदमों को भारी कर रहा था। रघु ने कांपती आवाज में कहा, शांतनु, अभी भी वक्त है। यह मौसम, यह अंधेरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। बलरामपुर में रुककर सुबह चलें। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी है। मेरे मन में भी डर की एक लहर दौड़ी। हवा में कुछ था, कोई अनदेखी उपस्थिति। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई। रघु, इतनी दूर आए हैं, अब पीछे हटना कायरता होगी। बारिश तो बरसात का नियम है। चल, समय न गंवाएं। हमने एक टूटी फूटी दुकान पर चाय की चुस्कियां ली। गर्म चाय की भाप ने कुछ राहत दी, पर जैसे ही हमने कालपुर की ओर कदम बढ़ाए, बारिश ने हमें अपने आगोश में ले लिया। कीचड़ में फिसलते हुए हम एक ऐसी राह पर चल पड़े जहां हर कदम के साथ अंधेरा गहराता जा रहा था। हवा में एक फुसफुसाहट थी, मानो कोई अनदेखा साया हमारा पीछा कर रहा हो। रात का काला साया अब पूरी तरह फैल चुका था। बारिश की बूंदें तीरों की तरह चुभ रही थीं और बिजली की चमक हर कुछ पलों में आसमान को चीर रही थी। गड़गड़ाहट ऐसी थी कि दिल थम जाए। हमारा छाता बेकार हो चुका था। कपड़े भीगकर त्वचा से चिपक गए थे। रास्ते पर कोई इंसान नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक अनंत अंधेरा और हमारी धड़कनों की गूंज। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं, मानो कोई प्राचीन आत्माएं हमें देख रही हों। अचानक पीछे से एक आहट ने हमें ठिठका दिया। कोई था, कोई जो बिना आवाज किए हमारे पीछे चल रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रघु की सांसें तेज हो गईं।
और उसने मेरी बांह इतनी जोर से पकड़ी कि दर्द हुआ। रघु ने फुसफुसाया, शांतनु, कोई है? कुछ ठीक नहीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी एक गहरी गंभीर आवाज अंधेरे को चीरती हुई आई। इस रास्ते पर नए लगते हो। मैंने डर को दबाते हुए, हकलाते हुए कहा, हाँ, हम पहली बार आए हैं। कहाँ से आ रहे हो? कोलकाता से। और जा रहे हो? कालपुर, विश्वजीत की बहन की शादी में। बिजली की एक तेज चमक ने रात को पल भर के लिए उजाला कर दिया। उस उजाले में हमने उसे देखा। लंबा, बलिष्ठ कद, काला बरसाती कोट और चेहरा इतना काला कि वह रात के अंधेरे में विलीन सा लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो उनमें कोई प्राचीन रहस्य कैद हो। उसकी उपस्थिति में कुछ था जो हमें जकड़ रहा था, मानो वह कोई साधारण इंसान न हो। उसने गहरे स्वर में कहा, कालपुर, वह तो बहुत दूर है। इस तूफान में, इस अंधेरे में कैसे जाओगे? रात यहां दया नहीं करती। रघु ने निराशा और डर के मिश्रण में कहा, हम भी यही सोच रहे हैं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। अजनबी ने एक ठंडी, रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, चलो मेरे साथ, रात काटने की जगह देता हूं। हमने एक दूसरे की ओर देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जो हमें बांध रही थी। कोई और रास्ता नहीं था। हम उसके पीछे चल पड़े। बारिश में भीगते हुए एक विशाल बरगद के नीचे पहुंचे। उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं और हवा में उनकी सरसराहट किसी प्राचीन मंत्र की तरह गूंज रही थी। वहां से एक पगडंडी हमें एक छोटे से गांव में ले गई। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छतें और गौशाला में गायों की चमकती आंखें। हर चीज में एक अनजाना डर समाया था। अजनबी ने एक मिट्टी के घर का दरवाजा खोला और कहा, अंदर आ जाओ, अभी रोशनी का इंतजाम करता हूं। हम अंदर घुसे। हमारे कपड़ों से पानी टपक रहा था। कमरे में एक भारी सन्नाटा था, मानो दीवारें हमारी हर हरकत पर नजर रख रही हों। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो हमारे डर को और बढ़ा रही थी। हम एक पुराने खटखटाते तख्त पर बैठ गए। हमारे पैरों में कीचड़ और कपड़ों में नमी। कमरे का अंधेरा ऐसा था कि हमारी सांसें भी उसमें खो रही थीं। दीवारों पर नमी की लकीरें थीं जो किसी प्राचीन लेख की तरह लग रही थीं। बाहर बारिश की थपथपाहट और बिजली की गड़गड़ाहट एक भयावह संगीत की तरह गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद एक टिमटिमाती लालटेन की रोशनी ने अंधेरे को चीरा। भोला, एक बूढ़ा नौकर, हाथ में पानी की बाल्टी और गमछा लिए आया। उसकी आंखों में एक गहरी खामोशी थी, मानो वह कोई भयानक रहस्य छिपा रहा हो। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी चाल में एक अजीब सी अनिश्चितता थी। भोला ने कहा, पैर धो लीजिए बाबू, मालिक अभी आएंगे। हमने पैर धोए, अपने बैग से सूखे कपड़े निकाले और तख्त पर बैठ गए। लालटेन की मध्यम रोशनी में कमरे की दीवारें और भी रहस्यमयी लग रही थीं। तभी वह अजनबी लौटा, साथ में भोला।
उनके हाथ में मूढ़ी और गरम पकौड़ियाँ थीं, जिनकी खुशबू ने हमारे भूखे पेट को और बेचैन कर दिया। पर उस खुशबू में भी कुछ था, कुछ जो सामान्य नहीं था। अजनबी ने कहा, इतनी देर बिठाकर रखा इसके लिए माफी। घर में मिट्टी का तेल खत्म हो गया था, जुगाड़ में समय लग गया। रघु ने आश्चर्य और संदेह के मिश्रण में पूछा, इस तूफान में गरम पकौड़ियाँ कहाँ से? उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, गांव के घरों में कद्दू, पोस्ता और बेसन हमेशा रहता है। खाओ, ठंडा होने से पहले। हम खाने लगे, पर मेरी नजर उस अजनबी के चेहरे पर थी। उसकी आवाज में मिठास थी, पर चेहरा एक पहेली। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो हमें अपने में समेट रही थी। उसने कहा, यहां रात काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भोला सुबह तुम्हें बैलगाड़ी से कालपुर छोड़ देगा। इस रास्ते पर रात में चलना कितना सुरक्षित है? रात में ये रास्ते सुरक्षित नहीं, भूत प्रेत का डर रहता है। यहाँ की हवाएं सायों की कहानियां सुनाती हैं। मैंने हंसते हुए डर को छिपाते हुए कहा, भूत? मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। उसकी आंखों में एक चमक उभरी, मानो वह हमारी आत्मा को पढ़ रहा हो। मैं भी पहले भूतों पर यकीन नहीं करता था, अब करता हूं। रघु ने उत्सुकता और डर के मिश्रण में पूछा, क्या हुआ था? कोई कहानी? वह चुप रहा, मानो उस रात को फिर से जी रहा हो। फिर बोला, वह कहानी सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। बताइए ना, यह बरसाती रात, पकौड़ियां और भूत की कहानी, मजा आएगा। उसने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की ओर इशारा किया। यह तस्वीर किसकी है? मैंने देखा, एक दारोगा की वर्दी में आदमी, चेहरा गंभीर, आंखें तीखी, मानो वे दीवार से निकलकर हमें घूर रही हों। मैंने कहा, यह तो दारोगा की तस्वीर है। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यह मेरी तस्वीर है, जवानी की। मेरा नाम है जयंत नारायण। फिर उसने अपनी कहानी शुरू की। कई साल पहले मैं इस इलाके का दारोगा था। एक सांझ थाने में एक बुजुर्ग के साथ गपशप चल रही थी। तभी दो लोग आए। उनके चेहरों पर एक अजीब सी छाया थी। बोले, कालपुर में दो भाइयों ने संपत्ति के झगड़े में मारपीट की और दोनों ने आत्महत्या कर ली। मेरा खून खौल उठा। आत्महत्या थी या हत्या, यह जानना जरूरी था। मैंने अपने सिपाही भोला को साथ लिया और बैलगाड़ी से कालपुर रवाना हुआ। बुजुर्ग ने बहुत मना किया, कहा रात में जाना ठीक नहीं, पर मैं नहीं माना। जयंत नारायण की आवाज में एक ठंडक थी जो कमरे के अंधेरे को और गहरा रही थी। लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा और भी रहस्यमयी लग रहा था, मानो वह किसी दूसरी दुनिया से बोल रहा हो। उसने अपनी कहानी जारी रखी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। कालपुर पहुंचकर देखा, एक घर के बाहर भीड़ थी। लोग फुसफुसा रहे थे। उनकी आंखों में डर और रहस्य था। मैंने शिकस्ता ताला तोड़ा और अंदर झांका। दो लाशें रस्सी से लटक रही थीं, खून से सनी। उनके चेहरे देखकर लगा मैं इन्हें जानता हूं, पर याद नहीं आया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो वे मृत्यु में भी जीवित हों। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए बैलगाड़ी में लादा और वापस चल पड़ा। रास्ते में भोला ने कांपते स्वर में कहा, बाबू,
ये वही लोग हैं जो हमें थाने बुलाने आए थे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, मेरा गला सूख गया। जयंत नारायण ने कहा, मैं भी स्तब्ध था। फिर गाड़ी रुकी। गाड़ीवान बोला, उसे चाय पीनी है। दूर एक झोपड़ी में टिमटिमाती रोशनी थी। वह और लाशों के साथ गए 2 लोग चाय पीने चले गए। तभी मैंने देखा वे दोनों लाशें रस्सियां खोलकर हंसते बात करते चाय पीने चली गईं। उनकी आंखें लाल थीं और हंसी में एक भयानक खोखलापन था जो मेरी आत्मा को चीर गया। रघु ने डर से कांपते हुए कहा। फिर? जयंत नारायण ने गहरी सांस ली। हम डर के मारे गाड़ी से कूदे और भागे। पीछे देखा, बैलगाड़ियां हमारा पीछा कर रही थीं। बैलों की आंखें आग की तरह चमक रही थीं और गाड़ियों की गति किसी दानव की तरह थी। रात का अंधेरा हमें निगल रहा था। तभी भोला आया, भात की थाली लिए। उसने कहा, बस अब खा लीजिए, सुबह जल्दी उठना है। हमने खाना खाया, पर मन में डर का साया था। बारिश थम चुकी थी। हम तख्त पर लेट गए, पर नींद कोसों दूर थी। जयंत नारायण ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, भोला तुम्हारी रखवाली करेगा। सुबह अंधेरे में भोला ने हमें जगाया। जयंत नारायण ने विदा दी। हम भोला की बैलगाड़ी में कालपुर की ओर चले। भोर का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। तभी भोला ने गाड़ी रोकी और बोला, बाबू, यहाँ से पैदल जाना होगा, मैं इस गांव में नहीं जाता। मैंने कांपते स्वर में पूछा, क्यों? भोला की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई प्राचीन अभिशाप कैद हो। उसने धीमे टूटे हुए स्वर में कहा, उस रात हम उनकी वजह से मारे गए थे। उसके शब्द मेरे सीने में तीर की तरह उतरे। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई और रघु की सांसें रुक सी गई। हमने पीछे देखा, भोला गायब था। बैलगाड़ी गायब थी। चारों ओर एक मृत सन्नाटा था और हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट, जैसे कोई कह रहा हो, तुम अब हमारे हो। मेरे पैर कांपने लगे। रघु का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखें भय से फैल गईं। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे कानों में एक भयानक हंसी गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब मेरी आंखें खुली, मैं और रघु एक पेड़ के नीचे पड़े थे। हमारे कपड़े कीचड़ से सने और शरीर ठंडा। सूरज की पहली किरणें पत्तियों के बीच से छन रही थीं, पर उनकी गर्मी हमें छू नहीं रही थी। दूर से कुछ आवाजें आईं, लोगों की, जो हमें खोज रहे थे। विश्वजीत का परिवार, जो शादी की तैयारियों में व्यस्त था, हमें खोजते हुए यहां तक आ पहुंचा। उनकी आवाजों में चिंता थी, पर हमें देखकर उनके चेहरों पर राहत और आश्चर्य मिश्रित था। विश्वजीत ने चीखते हुए कहा, शांतनु, रघु, तुम यहां कैसे? हम तो तुम्हें बलरामपुर में समझ रहे थे। हमने कुछ नहीं कहा। हमारी जीभ जैसे जाम हो गई थी। वे हमें अपने साथ कालपुर ले गए, जहां शादी का उत्सव चल रहा था।
ढोल की थाप और हंसी खुशी की आवाजें हमें छू रही थीं, पर हमारी आत्मा कहीं और थी। उस रात का साया हमारे मन में बस गया था। दिन बीतने लगे, पर कुछ ठीक नहीं था। रातें अब पहले जैसी नहीं थीं। जब भी मैं दर्पण में देखता, मेरा प्रतिबिंब धुंधला सा लगता, जैसे वह धीरे धीरे मिट रहा हो। रघु की आंखें खोखली हो रही थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। रात को हम दोनों को सपने आते। जयंत नारायण की लाल आंखें, भोला की फुसफुसाहट और बैलगाड़ी की खटखट। हमारी सांसें भारी होती जा रही थीं और हमारी त्वचा ठंडी। एक दिन जब मैंने रघु को देखा, उसका चेहरा पारदर्शी सा लग रहा था, मानो वह धीरे धीरे इस दुनिया से विलीन हो रहा हो। मुझे एहसास हुआ हम उस रात का हिस्सा बन चुके थे। हमारा शरीर अब हमारा नहीं था। हमारी आत्माएं उस अभिशप्त गांव के सायों में बांध चुकी थीं। हम धीरे धीरे निराकार हो रहे थे, उसी सायाए की तरह जो हमें उस रात मिला था।